अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का हुआ है उसमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन और न्यूटन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ तक बात हुई थी। ठीक है, अब आज हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पोर्शन को पहले कंप्लीट करेंगे और फिर जो टाइम हमारा बच जाएगा थोड़ा सा उसमें देखते हैं कितने एमसीक्यूज हम डिस्कस कर पाते हैं। अच्छा देखो, अब सबसे पहले नंबर पे अब चलते हैं लीनियर मोमेंटम की तरफ। अच्छा ख्याल रखना, लीनियर मोमेंटम एक अलग टर्म है, एंगुलर मोमेंटम एक अलग टर्म है। एंगुलर मोमेंटम भी आएगा भी आगे जाके, ये लीनियर मोमेंटम है। मोमेंटम की अगर बिल्कुल बात की जाए, यानी कि लीनियर मोमेंटम की अगर बिल्कुल बात की जाए तो आप तवज्जो के साथ सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। लीनियर मोमेंटम या फिर सिंपली मोमेंटम की अगर बिल्कुल बात की जाए तो याद रखिएगा P इजिकल टू क्या होता है, mv। अगर बिल फर्ज लीनियर मोमेंटम की हम बात करें, अच्छा ये याद रखिएगा, ये जो मैं आपको तेजी के साथ रैपिड वे में लेके चल रहा हूँ अराउंड, इसमें मैंने फर्स्ट क्लास में ब्रीफ किया भी था, 20-25 लेक्चर्स होंगे और इस तरह से निकल जाएगा सिलसिला। तो ये याद रखिएगा, एक लेक्चर भी हुआ है इसका, जस्ट मैंने पहला लेक्चर दिया है, ये सेकेंड लेक्चर है। अगर आप सिर्फ इस लेक्चर को भी कवर कर लेना तो फिजिक्स में आपके अराउंड 50% एमसीक्यूज वैसे निकल जाएंगे। फिजिक्स में 50% एमसीक्यूज अराउंड निकल जाएंगे। बाकी 50% एमसीक्यूज को कवर करने के लिए जाहिर सी बात है आपको सारे टेक्निकल एमसीक्यूज, मुश्किल एमसीक्यूज को कवर करना होगा। तो P इजिकल टू mv है। ख्याल रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंटम है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आपसे पूछता जा रहा हूं, जवाब देते जाएं जल्दी जल्दी। अगर मैं बोलूं कि बताएं मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होती है। अच्छा, मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है? लीनियर मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है? कौन है? वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताएं मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होती है, बताएं मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होगी? याद रखिएगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है टूवर्ड्स वेलोसिटी। जिस तरफ बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। आप लोग में से जो बच्चे लिखते नहीं है बड़ी गलती करते हैं, हाथ के हाथ लिखा करें बुलेट पॉइंट्स को। डायरेक्शन टुवर्ड्स वेलोसिटी होगी। अच्छा याद रखिएगा, इसकी यूनिट की अगर बिल्कुल बात की जाए तो इसकी यूनिट एक तो होती है केजी मीटर पर सेकंड, एक तो यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड, और एक और यूनिट होती है जिसे आप कहते हैं न्यूटन सेकंड। ठीक है, एक होती है केजी मीटर पर सेकंड और एक और इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। दोनों मोमेंटम की ही क्या है, यूनिट्स हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखें मोमेंटम P इजिकल टू mv है तो मोमेंटम बुनियादी तौर पे कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे, मास पे और वेलोसिटी पे। मास की भी डायरेक्टली है, वेलोसिटी की भी क्या है, डायरेक्टली है। तो अगर मास बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम बढ़ जाएगा। और मास और वेलोसिटी के अलावा कोई भी चीज बढ़ रही हो, कोई भी चीज कम हो रही हो, मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक आपके पास इसकी बेसिक हो गई। अब अगर बिलफर्ज हम यहां पर इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, ये वो पॉइंट है जहां से टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जो बॉडी का मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है अगर सिस्टम जो है वो इलास्टिक हो। यानी इफ सिस्टम इज इलास्टिक, या फिर इसको आप एक और भी सिस्टम का नाम देते हैं आइसोलेटेड, कि अगर सिस्टम क्या हो, आइसोलेटेड हो, ये भी कह सकते हैं आप। अगर सिस्टम क्या हो, आइसोलेटेड हो, तो आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मोमेंटम में चेंज नहीं आता है। यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये वो फॉर्मूला है जिसमें से बहुत ज्यादा आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं या जाते हैं। यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, मोमेंटम है। अच्छा, अब
इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद केसेस आ जाते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के, और वो भी आपके कोर्स का पार्ट है या फिर आपका जो कंटेंट है उसका पार्ट है। ठीक है जी। तो अब इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के मुतालिक आपको समझना होगा। सबसे पहली बात, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। जरा फोकस इधर कीजिएगा, ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है और मुझे लगता है इसमें से एमसीक्यूज देंगे वो, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ बेटा M2V2 होगा, गलती से लिख दिया मैंने, M2V2 होगा। M1V1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत है कि M1 और M2 क्या है, V1 और V2 क्या है। देखें, जब बॉडीज टकराती है ना, मिसाल के तौर पर ये दो बॉडीज हैं और ये आपके पास बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो होता क्या है कि एक मामला होता है शुरू में और एक मामला होता है बाद में, इनिशियल और फाइनल। इनिशियली तौर पे जो स्पीड होती है उसको U1 बोलते हैं और बाद में U2 बोलते हैं। इसी तरह का M1 और M2 होता है। यहाँ पे गंदगी जो मचाते हैं वो इस तरह मचाते हैं कि इनिशियल की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। अक्सर और बेशतर वो कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी V1 है और V2 है और फाइनल वेलोसिटी V1 डैश है और V2 डैश है, तो वो चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, जरूरी नहीं है U1 U2 लिख दिया तो वाजिब हो गया U1 और U2 भी हो गया। ठीक है ना, V1 V2 शुरू को भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर बाद वाले को V1 V2 नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, V1 डैश V2 डैश, इस तरह से करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये तो इनिशियल हो गया, मासेस M1 और M2 है, तो ये इनिशियल हो गया U1 और U2। तो जो बाद में होता है ना वो होता है आपके पास V1 और V2। तो शुरू वाला U1 U2 और बाद वाला V1 V2। ठीक है। अब कुल मिला के बात ये है कि ये तो आपके पास इलास्टिक कोलिजन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम का फार्मूला है, इसमें से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बिंदास तरीके से। मुश्किल पोर्शन स्टार्ट होता है यहां से मोमेंटम का, और ज्यादातर इसी से आता है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। पहली बात तो इसका फार्मूला मैं अभी खुद देख के लिखूंगा, मुझे भी याद नहीं होता, क्योंकि इसकी डेरिवेशन आपको याद होगा, फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने एक डेरिवेशन की थी इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन की, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है लेकिन बहुत लंबी डेरिवेशन होती है, अराउंड 2.5 पेज 3 पेजेस तक चलती है, जिसमें आप सबसे पहले V1 निकालते हैं, फिर उसके बाद V2 निकालते हैं। तो अब उस फार्मूले को याद करना ही एक बहुत बड़े जोखम की बात है। ठीक है। तो अब इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, पहले तो इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, इसका फैसला कर लेते हैं। क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है इसमें। बिल्कुल गलत जवाब है बेटा, एक होता है गलत जवाब, एक होता है इंतहाई गलत जवाब। चलो तुम कुछ बोल लो, माशाल्लाह तुम लोग को अभी जाना है ना, तैयारी से पता चल रहा है। जितनी मेहनत तुम लोगों ने की है थोड़ी मेहनत करो यहाँ पर, ताकि वहाँ भी जा सको अच्छे अंदाज में। बोलो भाई मुस्तकीम, इलास्टिक क्या होता है, इनइलास्टिक क्या होता है? चलो तुम सोचो, तुम जब तक है सोचती रहो, सोचने का तवाज़ुन ख़त्म नहीं होना चाहिए। महक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं बता देता हूँ, इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है कि जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं, यानी दोनों सेम रहती हैं। याद आया? सच कोलिजन इन विच मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन सेम इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, एंड सच कोलिजन इन विच मोमेंटम रिमेन सेम बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन सेम इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। तो याद रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है कि जिसमें मोमेंटम और एनर्जी, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, दोनों क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम भैया हैं वो तो कांस्टेंट रहते हैं, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहता। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? तो ये हमारे पास इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन की बेसिक हो गई। अब इसके फॉर्मूलाज जरा सुन लो कि फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। दो फॉर्मूलाज हैं, एक V1 के लिए होगा और एक किसके लिए होगा? V2 के लिए होगा, और यही असल में मुश्किल पोर्शन है।
चलिए सामने देखें। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और अगर जो होते हैं ना कि भाई कुछ टफ एमसीक्यूज आएंगे, कुछ आसान एमसीक्यूज आएंगे। अगर आसान एमसीक्यूज आए इधर से आएंगे, और अगर टफ एमसीक्यूज आएंगे तो इधर से आएंगे। ये जो दो फार्मूलाज हैं, ये याद रखिएगा V1 V2 के फार्मूलाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज V1 एंड व्हाट इज V2। V1 is the final velocity of first body and V2 is the final velocity of second body. U1 and U2 are the initial velocities. अब अगर बिल फर्ज, पहली बात केस को समझिएगा कि सवाल है क्या। इसके न्यूमेरिकल आएंगे, मैं बता रहा हूँ, मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। आती न्यूमेरिकल्स हैं इसके ज़्यादातर, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा, देखना होगा रिलैक्स होके कि कोलिजन इज इलास्टिक या नहीं है इलास्टिक। पहले तो इलास्टिक को देख लेना, कोलिजन इज इलास्टिक। अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो फिर तो सवाल में ये वाले फार्मूलाज लगेंगे। कोलिजन अगर इलास्टिक बोल दिया उन्होंने तो ये वाले फार्मूलाज लगेंगे। अब इलास्टिक कोलिजन के ना, मैं जो आपके सामने फार्मूलाज दे रहा हूं, वो सिर्फ 3 दे रहा हूं, टिक टिक टिक। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? तो इसका पता ऐसे चलेगा कि बेटा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं, और वो दोनों की V1 और V2 दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं, और आपको V1 V2 में से एक भी अगर निकालने बोल रहे हैं लेकिन V2 नहीं दिया हुआ। देखो यहाँ पर अगर V1 निकालने बोलेंगे तो V2 का होना लाजमी है। यहाँ पे अगर V2 निकालने बोलेंगे तो V1 का होना लाजमी है। लेकिन अगर बिलफर्ज आपको V1 निकालना है और सिर्फ U1 U2 दिया हुआ है और M1 M2 दिया हुआ है तो भी निकल जाएगा, क्योंकि इस वाले V1 के फार्मूले में V2 की ज़रूरत नहीं है और इस वाले V2 के फार्मूले में V1 की ज़रूरत नहीं है। तो जहन में रखिएगा कि सबसे पहले फार्मूला सिलेक्शन, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व आराम से हो सकते हो, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता। ये वैल्यूज ऐसी होंगी 2, 5, 10 इस तरह की वैल्यूज होंगी। फार्मूला सही लगा दिया टक करके आंसर आएगा, फार्मूला गलत लगाया तो भी टक करके आंसर आ जाएगा। हाँ सच बता रहा हूँ, वो 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये वाले आंसर से होगा, एक ऑप्शन में इस वाले का आंसर होगा, इस वाले में एक वाले में ये वाले का आंसर होगा। तो आंसर तो मैच कर गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे भोले भाले बच्चे माशाल्लाह से सकल थे तो आप लोग बहुत शरीफ हैं, तो आप कहोगे यार मैंने तो ये आंसर निकाला, हाँ ये आ गया 4, चलो भाई 4 टिक है। वो 4 नहीं होगा, 8 आंसर होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला सिलेक्शन। अब कैसे पता चलेगा? ये फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी के लिए, ये फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी के लिए, और ये फॉर्मूला है जनरल फार्मूला, इसमें फाइनल वेलोसिटी दोनों है। तो अब पहले तो फार्मूला सिलेक्शन होगा, ये भी 2-3 न्यूमेरिकल में करवाऊंगा वैसे भी क्लास के अंदर, तो आइडिया भी हो जाएगा थोड़ा सा कि कैसे कर रहे हैं। दूसरा इसके केसेस हैं, इसके 4 केसेस हैं, और उन 4 केसेस को जरा बिंदास तरीके से समझ लो। और वो 4 केसेस एक लिहाज से शॉर्ट टेक्निक भी हैं, यानी तो पहले तो इनके 4 केसेस को समझें, क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है, अक्सर होता है कि आपको इसी का फॉर्मूला दिया हुआ होता है, इसी का न्यूमेरिकल दिया हुआ होता है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो रहा होता है। तो बजाय इसके कि आप इतना लंबा फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो। मिसाल के तौर पे इफ अगर हमारी जो दूसरी बॉडी है, अगर बिलफर्ज हमारी जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट में है और M1 M2 बराबर हैं, अगर M1 और M2 क्या है? बराबर हैं। सवाल दिया 2 balls of masses 10 kg। अब 2 balls of masses 10 kg, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई है, 2 बॉल्स हैं, दोनों का मास 10 kg है। समझ रहे हो भाई? 2 balls of mass, और जो फाइनल वेलोसिटी है दूसरी बॉडी की, जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट में, फाइनल नहीं, दूसरी बॉडी जो है वो रेस्ट में है। सेकंड बॉडी को क्या बोलेंगे? U2, यानी U2 जो है वो 0 है। कंडीशन को समझो। सबसे पहले पहली कंडीशन चिल्ला के क्या रही है? पहली बात ये कर रही है मास एक जैसा होना चाहिए, मास एक जैसा होना चाहिए। एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है, दोनों का मास एक जैसा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बल्कि पहले एक काम करता हूँ, U2 के बारे में
ये सेकंड में बता दूंगा। अगर दोनों के मासेस एक जैसे हैं तो टकराने के बाद अदला बदली हो जाएगी। टकराने के बाद क्या हो जाएगी? अदला बदली। अदला बदली समझते हो क्या होती है? अदला बदली का मतलब ये होता है कि जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इसकी हो जाएगी, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो उसकी हो जाएगी। समझ आ गई बात? अब आप कहेंगे क्या मतलब समझाता हूं। ये देखो, दो बॉडीज हैं, जो U1 है ना, जो क्या है U1 है, वो पता है क्या हो जाएगा? V2। आपको तो V1 और V2 निकालना है ना, आपको क्या निकालना है? V1 और V2। तो जो आपके पास V1 है ना, वो पता है कौन हो जाएगा? U2 हो जाएगा। और जो V2 है ना, वो U1 हो जाएगा। आई बात समझ लो। देखो, सबसे पहले ना रिलैक्स होके U1, U2, V1, V2 को समझो। सबसे पहले इसको समझो कि U1, U2, V1, V2 क्या है। U1 इनिशियल है पहली वाली बॉडी का, U2 इनिशियल है दूसरी वाली बॉडी का, V1 फाइनल है पहली वाली बॉडी का, और V2 फाइनल है दूसरी वाली बॉडी का। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा ऐसी वर्बली पूछ रहा हूं, मैं लिखवा भी दूंगा। मैंने वर्बली बोला, मैंने कहा टू बॉल्स ऑफ मासेस m, वैल्यू नहीं दी मैंने, या मैंने 10 kg बोल दिया। टू बॉल्स ऑफ मासेस m भी बोल दिया मैंने। अगर m बोल दिया तो दोनों बॉडीज का मास क्या हो गया? एक जैसा हो गया। वो सवाल कैसे देंगे? टू बॉल्स ऑफ मासेस x, अब वो x बोल दिया। अब वो बच्चा परेशान है, x को कैसे सॉल्व करूं मैं? टू बॉल्स ऑफ मास 10 kg, टू बॉल्स ऑफ मास x, टू बॉल्स ऑफ मास 5 kg, टू बॉल्स ऑफ मास p, कुछ भी बोल दिया मैंने, मास एक जैसा कर दिया। टू बॉल्स ऑफ मास 10 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। फोकस कीजिएगा, टिक करके जवाब देना है इसका बगैर कैलकुलेशन किए। टू बॉल्स ऑफ मासेस m या टू बॉल्स ऑफ मासेस 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड and 5 meter per second respectively. What will be the velocity of second body, ये second ball after elastic collision? पता है क्या होगा? 10 आंसर आएगा। सेकंड बॉडी है ना, तो पहली बॉडी का क्या था? 10, सेकंड बॉडी का पता क्या हो जाएगा? टकराने के बाद 10 हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन? 5। दिस इज कॉल्ड अदला बदली। समझ में आ गया? जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसकी हो गई, जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसकी हो गई। क्लियर है? ये आपके पास ट्रिक नंबर 1 है। ये वो ट्रिक है कि जिसके क्वेश्चन आ जाते हैं आप इस फॉर्मूले में उलझे रहते हैं, आपको उलझने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। मासेस एक जैसे, टेक हो गया भाई। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बात पता करनी है, बिफोर कोलिजन पता है, ठीक है जी, आगे बात खत्म हो गया। अच्छा, एक और सोच रहा हूं, एक और कोलिजन ये है कि अगर M1 और M2 आपस में क्या हो? बराबर। अगर M1 और M2 आपस में क्या हो? बराबर, इक्वल है दोनों एक दूसरे के, M1 और M2 इक्वल है, ठीक है जी। अगर M1 और M2 इक्वल है और U2 ये एक ही केस है असल में, रेस्ट में है। U2 किस में है? रेस्ट में। यही कंडीशन के सवाल देंगे, ऐसे घुमा के देंगे ना कि आप घनचक्कर में पड़ जाओगे। घुमाएंगे बस, वो करेंगे यही वाले सवाल। U2 रेस्ट में है। अब जब U2 रेस्ट में है ना, तो भी पता है क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। U2 रेस्ट में है ना, अदला बदली। U2 सेकंड बॉडी किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। आप कहेंगे क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? मैं बताता हूं। जो आपके पास M1 है और M2 बराबर है ना, तो जो V1 होगा ना वो 0 हो जाएगा। जो V1 होगा, V1 बोले तो फाइनल वेलोसिटी किसकी? पहली वाले की। और V2 जो होगा ना वो पता है किसके बराबर आ जाएगी? U1 के, जितनी वेलोसिटी से पीछे से वो बॉडी आ रही थी। अब एक असलम इज प्लेइंग अ स्नूकर, असलम स्नूकर खेल रहा है, उसने क्यू बॉल को हिट किया और क्यू बॉल गई रेड बॉल से टकराने के लिए जो कि रेस्ट में थी।
अब बदतमीजी देखो, क्यू बॉल व्हाइट वाली बॉल होती है, वो टकराने गई रेड बॉल से जो कि रेस्ट में थी विथ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से गई वो। what will be the velocity of cue ball after perfect elastic collision? 0। कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है इसमें। केस नंबर 2 लग गया डायरेक्ट। सवाल समझ में आया था जो बोला था भाई स्नूकर खेल रहे हैं, स्नूकर खेल रहे हैं। अब स्नूकर खेलते हुए जो पहली बॉल है वो कौन है? क्यू बॉल है, बोले तो व्हाइट बॉल, और जो रेड वाली है वो दूसरी वाली बॉल है, ठीक है। अब रेड बॉल रेस्ट में है, रेड बॉल रेस्ट में, मैंने स्टिक मार दी उसमें। अब वो जो क्यू बॉल जा रही है वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है और अगली वाली रेस्ट में, और दोनों का मास क्या है? अंडरस्टूड है कि स्नूकर में सारी बॉल्स का मास क्या होता है, दिया नहीं मैंने, लेकिन अंडरस्टूड है कि दोनों का मास क्या होगा, एक जैसा होगा। टकरा गई, अब टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद वही होगा जो आप सोच रहे हैं कि जो अगली बॉडी है वो क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। और वो पता है अगली बॉडी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेड बॉल आफ्टर कोलिजन? 2 मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ क्यू बॉल आफ्टर कोलिजन? 0 मीटर पर सेकंड। केस नंबर 2 भी समझ में आएगी। अच्छा, एक और केस समझो। इफ m1 is very greater than m2, if m1 is very greater than m2, so if m1 is very greater than m2, then v2 will be equal to, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, v2 will be equal to 2u1 and v1 is equal to u1। इसको भी समझाता हूं। पहला केस समझ में आ गया बिंदास से, अच्छा सा, ये भी समझ में आ गया टनाटन। इसको समझो। सपोज करो पहली बॉडी जो टकराने जा रही है उसका मास बहुत ज्यादा है, और जो दूसरी बॉडी है उसका मास पहली वाली बॉडी के मुकाबले में बहुत क्या है? कम है। एग्जाम्पल देता हूं, मिसाल के तौर पे ट्रक टकरा रहा है साइकिल से। अब ट्रक जो है या डंपर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं हाईवे वगैरह पे, डंपर है, ट्रेन है, ट्रेन जो है टकरा रही है आके किसी साइकिल से, ठेले से टकरा रही है। ट्रेन किससे टकरा रही है? ठेले से। अब अगर ट्रेन और ठेले का कंपैरिजन किया जाए, कोई कंपैरिजन है? कहां ट्रेन का मास, कहां ठेले का मास, कहां डंपर का मास, कहां बाइक का मास? तो दिस इज द केस इन विच m1 इज टू मच ग्रेटर देन m2। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो पता है क्या होगा? होगा ये कि जो दूसरी बॉडी है ना, जो दूसरी बॉडी का जो दूसरी बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी ना पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी के डबल हो जाएगी। सिंपली कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा उसमें, सिंपली क्या हो जाएगी? डबल। समझाता हूं। और जो पहली वाली बॉडी होगी ना उसकी वेलोसिटी बाद में भी वही रहेगी जो पहले थी। v1 वेलोसिटी पहली वाली बॉडी की बाद में है और u1 पहले वाले की वेलोसिटी है शुरू में। अब इमेजिन करो ट्रक मूव करता हुआ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। इमेजिन कर लो ट्रक मूव करता हुआ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और वो आके टकरा गया बाइक से या ठेले से या किसी भी छोटी चीज से, ठीक है। अब वो ठेले से टकरा गया, डंपर है, मूव कर रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से मूव करने वाला डंपर आके टकराया ठेले से। ठेला किस स्पीड से मूव कर रहा था कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठेले की कोई औकात ही नहीं, छोटा है ना। अब वो आके टकरा गया, बताओ टकराने के बाद जो ठेला है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो उसकी वेलोसिटी इस पर डिपेंड नहीं करेगी टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी। ठेले की सिंपली वेलोसिटी वो होगी जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आके कौन टकराया है, और उसको डबल कर दो, यानी बराबर नहीं होगी, डबल। यानी 10 से टकराया, कितने से टकराया था? 50 से टकराया था ना, तो ठेला जोड़ के जाएगा ना वो 100 से जाएगा। सिंपल आंसर आ गया। आई बात समझ में? और पता है टकराने के बाद डंपर की वेलोसिटी क्या होगी? कितने से आ रहा था? 50 रहेगी। ये है ये केस। इफ m1 is very greater than m2 then simply
पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी में कोई फर्क ही नहीं आता, आंसर टिक करके लिख देंगे आप। और दूसरी वाली वेलोसिटी की जो बॉडी होगी ना, बॉडी की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर। लास्ट केस, इफ m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1, अगर m2 कितने बजे तक लेनी है, टाइम क्या बताया तुम लोगों ने, 7 बजे तक, तो लेंगे आराम से। हर वक्त कितने गुस्से में क्यों रहती है, बेचारी को मैंने आज तक हंसते नहीं देखा, हर वक्त गुस्से में रहती है बच्ची, ये वाली टेंशन में। तुम लोग की टेंशन है, इसको पता है कि बच्चे क्या करेंगे, है ना, ये तुम लोग की टेंशन लेती है सिर्फ। चलो खैर आवाज आ गई तुम्हारी मुस्तकीम। m2 पे आ जाओ। अब m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1, m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1, तो क्या होगा, तो ये होगा, ये देखो जो बता रहा हूं, इफ m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1 then v1 is equal to, then v1 is equal to minus u1, and v2 is equal to u2। क्या बात है, तुम जहरा अक्लमंद होती जा रही हो वक्त के साथ। क्या बात की इसने, भाई देखो मेरी बात सुनो, ये दीवार है और मेरे हाथ में बॉल है, बॉल इज m1, दीवार इज m2। चलो सही, आप कहेंगे दीवार तो वैसे ही मूव नहीं करी, दीवार नहीं है, कार खड़ी हुई है, दीवार नहीं है, क्या खड़ी हुई है, कार, और ये मेरे पास बॉल है, मैंने बॉल मारी दीवार पे, कार पे, मैंने बॉल, अब इन दिस केस m2 इज very greater than m1, in this case m2 is very greater than m1। मार दिया मैंने, अब क्या होगा, जैसी बॉल को मारूंगा कार आगे ना, कार की सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि m2 is very greater। इसका मतलब जो v2 है, तो जो v2 है वो क्या रहेगा, u2 ही रहेगा। u2 मिसाल के तौर पे कार रेस्ट में थी, अगर चल रही थी तो जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी, और अगर रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी। तो u2 जो था बॉडी की, दूसरी वाली बॉडी की जो u2 था यानी शुरू में, वही v2 रहेगा। तो u2 इज इक्वल टू v2। बट जो बॉल है ना, या जो भी हल्की बॉडी है, वो टकरा के उसी वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी से वो टकराई थी, क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस u1 हो जाएगा। यानी अब मैं बोल रहा हूं एक बॉल है, उसको मैंने 5 मीटर पर सेकंड से बॉल पे मारा, इलास्टिक कोलिजन की बात बताओ, बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो -5 हो जाएगी भाई। कितने केसेस हुए, 4। ज्यादातर ना जो सवालात आते हैं वो ऐसे आते हैं जो इन्हीं 4 केसेस के जरिए दिमाग लगा के क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। और अगर बिलफर्ज आपका नसीब इंतहाई बेकार चल रहा है और ये चारों केसेस नहीं लग रहे, तो फिर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और यहां पर आके आपकी मोमेंटम की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है, जल्दी से इसे राइट डाउन करो, उसके बाद 1 या 2 हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, और फिर उसके बाद इस पोर्शन का, यानी जो पोर्शन हमने स्टार्ट किया है उसका लास्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हमारा देखिए हमें टोटल कितने कवर करने थे बेटा, 13 टॉपिक कवर करने हैं। अगर आप इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर लेते हैं विद एमसीक्यूज जब हम कर लेंगे, तो एक आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। याद रखिएगा 13 पोर्शंस हैं जिन पोर्शंस को आपने कवर करना है। ये 12 जल्दी से इसे राइट डाउन करें, फिर उसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल करवा के प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करवाता हूं। देखो केस नंबर 1 में और केस नंबर 2 में कोई फर्क नहीं है, समझे, केस 1 और केस 2 एक ही जैसा है। बस फर्क इतना सा है, केस नंबर 1 में ना u2 वो रेस्ट में नहीं था, ये भी अदला बदली का केस है, ये भी अदला बदली का केस है। जो मैं मिसाल के दोनों तुम्हें टकरा जाता हूं, हम दोनों के पास एक जैसे, ठीक है, और तुम आ रहे थे 10 से, मैं आ रहा था 20 से, तो टकराने के बाद तुम्हारा 20 हो जाएगा, मेरा 10 हो जाएगा, वो आ गया। अब इसी को इस तरह समझ लो कि मुस्तकीम रेस्ट में था, मुस्तकीम किस में था, अब दोबारा टकरा गया, मुस्तकीम रेस्ट में है, तो इसका मतलब 0, u2 0 है और u1 कुछ ना कुछ है। अब u1 आ रहा है 10 से,
u1 किससे आ रहा है 10 से, और u2 क्या है 0 है। मैं टकराया तुमसे तो तुम्हारा मेरा हो जाएगा, मेरा तुम्हारा हो जाएगा ना, तो 0 किसका हो जाएगा मेरा, और 10 किसका हो जाएगा तुम्हारा, खत्म। वही बात हुई ना, अदला बदली हो गई। इसमें पहले से एक की वैल्यू गिवन है, बस ये फर्क है। हुआ यही है कि पहले वाले का दूसरा बन गया, दूसरे वाले का क्या बन गया पहला बन गया। क्लियर है? सवाल एक 3-4 क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी रैपिडली खेलते हैं, उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ जाएंगे। कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना? ठीक है, सवाल लिखो बच्चों, लिखवाऊं सवाल लिखो। टू बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg and 10 kg. Two bodies of masses 5 kg and 10 kg moving with velocities of 10 meter per second, moving with the velocity of 5 kg and 10 kg, moving with the velocity of 10 meter per second. What should be its velocity? What should be their velocities? What should be their velocities? What should be their velocities after इलास्टिक कोलिजन? सॉल्व की तरफ नहीं लेके जा रहा, ना आंसर की तरफ लेके जा रहा हूं, सिर्फ कंडीशन बता दो कि ये वाला सवाल ऐसे होगा, सॉल्व खुद कर लेना फिर बाद में। टू बॉडीज ऑफ मासेस क्या है 5 और 10, तो क्या 10 5 से बहुत बड़ा है? 10 और 5000 kg बोला भाई क्या, या 500 kg बोला भाई? 10 और 5 है भाई, कोई फर्क नहीं है, सेम तो नहीं है। अदला बदली नहीं होगी, हर बात थोड़ी होती है अदला बदली। अदला बदली के लिए जरूरी है कि क्या होना चाहिए, मास एक जैसा होना चाहिए। क्या बात है तुम्हारी, यू आर ग्रेट। ओ भाई जरूरी नहीं है, हैं 4 वाला केस है बहन, 4 वाले केस में M2 M1 से बहुत बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा है, बहुत बड़ा थोड़ी है, इसीलिए सवाल करवा रहा हूँ, बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। 5 kg 10 kg मास डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, समझे, तो नॉर्मल मास। इसमें जो है ना, इसमें सिंपली वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ आ गई बात? इसमें ये वाला M1 M2 गिवन है, और U1 और U2 भी क्या है। अच्छा U1 U2 कितना है यहाँ पर? U1 और U2 दोनों 10 है, तो जहाँ U1 U2 है वहाँ 10 10, जहाँ M1 है वहाँ 5, जहाँ M2 है वहाँ 10। टिक 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 करके सॉल्व करेंगे, V1 और V2 आ जाएगा। क्लियर है? सॉल्व बाद में कर लेना, सॉल्व हो जाएगा ना, आंसर निकालना होगा। एक और सवाल लिखो। A bullet of mass 100 gram, a bullet of mass 100 gram, a bullet of mass 100 gram is fired. A bullet of mass 100 gram, a bullet of mass 100 gram is fired with a velocity of, a bullet of mass 100 gram is fired with a velocity of 1000 meter per second, velocity of 1000 meter per second with a gun of mass 10 kg, with a gun of mass 10 kg, with a gun of mass 10 kg. What will be the speed of the recoil of the gun? What will be the speed of the recoil of the gun? What will be the speed of the recoil of the gun? What will be the speed of the recoil of the gun?
जी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन? क्या करेंगे? ये वाला पहली बात याद रखिएगा, जब भी रिकॉइल ऑफ द गन का सवाल आ जाए ना, रिकॉइल ऑफ द गन का सवाल आ जाए, उसका इन सबसे कोई ताल्लुक ही नहीं होता, सिर्फ ये वाले फॉर्मूले से ताल्लुक होता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम अप्लाई होगा। गन है ना, गन जब मैं गोली शूट करूंगा किसी दिन तुम्हें, तो तुम देखना गन पीछे की तरफ झटका मारेगी। ये एक सवाल आया था एक दफा, मोमेंटम से रिलेटेड सवाल था, मेरे ख्याल से लाहौर की LUHS में आया था, किसमें एक बंदा है और वो गन चला रहा है बोर्ड पे खड़े होके, एक बंदा है और वो गन चला रहा है, गोली चला रहा है, किस पे खड़े होके? बोर्ड पे खड़े होके। बताओ बोर्ड कहां जा रही होगी? बोर्ड कहां जा रही होगी? पीछे जा रही होगी, आगे जा रही होगी, जहां है वहीं रहेगी, क्या होगा? नहीं, रुकी हुई बोट है, एक स्टेशनरी कंडीशन में बोट थी, मेरा तुम्हारा फड्डा हो गया, तुम उधर सामने कश्ती पे खड़े हो, तो मैं यहाँ कश्ती में खड़ा, मैंने कहा उस टाइम तुझे नहीं छोड़ूंगा, लड़ पड़े, आओ, असला लोड निकल गया भाई, ठीक है, अब मैं तुम पे फायरिंग कर रहा हूं, तुम मुझ पे फायरिंग कर रहे हो, ठीक है भाई, कहां जाएगी? पीछे जाएगी। गन जो है ना, गन बोल रहा हूं, जब गोली आगे जा रही है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो बोट है वो कहां जाएगी? पीछे जाएगी। समझ आ गए बात? यानी तुम्हारी बोट उस तरफ पीछे जा रही होगी, मेरी बोट इधर पीछे जा रही होगी। ये सवाल आया था, MCQ था ये। चलो खैर, तो इसमें जो आपके पास फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला लगेगा? ये वाला लगेगा। क्लियर है? अब ये जो फॉर्मूला है अप्लाई जब करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। M1 जो है, जरा इसमें टेक्निकल स्टेप बता दे रहा हूं, उसका बुलेट का मास कितना दिया हुआ? 10 ग्राम है मेरे ख्याल से, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम का मतलब 0.01 ऐसे ही हो जाएगा। कितना ग्राम है? तो 0.1 0। गन कितनी है? 10 0। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, इस वजह से याद रखना, जब भी रिकॉइल ऑफ द गन का सवाल आए ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है, क्योंकि जब मैं गोली चलाऊंगा तो इनिशियली तौर पे जो गन है वो भी 0 में, और जो बुलेट है अंदर वो भी 0 में, दोनों रेस्ट में होंगी, ठीक है। तो ये 0 है, तो हमेशा याद रखना फॉर्मूला जो लगाना, डायरेक्ट पता है क्या लगाना? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया? आपका टाइम बच जाएगा। आगे बात समझ में? भाई U1 की जगह भी क्या आएगा रिकॉइल ऑफ द गन में? U1 की जगह भी क्या आएगा? U2 की जगह भी क्या आएगा? 0 0 0 0 0 खत्म। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ज्यादा बेहतर टेक्निक ये है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। M1 की जगह क्या आ जाएगा? 0.1। V1 कितना है? V1 कितना है? 1000, 1000 से जा रहा है ना ये, प्लस M2 कितना है? और V2 हमें क्या करना है? निकालना है। अब ये देखो 1000 से जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1 है ना, ये क्या बन जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करके 100 बन जाएगा। 0.1 है ना, पॉइंट कितना मूव करेगा? 3 मूव करेगा, 1 2 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 100। ये देखो 1 2 और 3, ये 100 हो गया, प्लस 10V2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बनाया? M1 की वैल्यू पुट की, V1 की वैल्यू पुट की, M2 की वैल्यू पुट की, गन की वैल्यू, गन 10 kg, और V2 ऐसे ही रहने दिया। 0.1 1000 से क्या होगा? 100 हो जाएगा ना। देखो पॉइंट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये याद रखना, जैसे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, पता है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट कितने 0 है? 1 0, तो 1 0 इधर आ जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा। 0.1 को मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो आंसर पता है कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि देखो कितने 0 है? 2 0, तो पॉइंट को कितने जंप लगवाने होंगे? 2, तो एक जंप लगाया तो 1 के बराबर में, एक और जंप लगाएगा तो एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर किससे मल्टीप्लाई करो? 3 0 से, तो 3 0 में कितने जंप लगवाओगे?
3 जंप लगवाओगे तो 1 2 3, ये देखो 1 2 और 3 जंप लग गए, मल्टीप्लाई, अब ये देखो 10 ऐसी रहा। अब क्या होगा आपके पास अगले स्टेप में, अगले स्टेप में यहां पे करवा दे रहा हूं साइड पे, ये हो जाएगा -100 और डिवाइड बाय से देख का आंसर निकल रहा है ये वाला 10, -10 आंसर आ जाएगा। यानी इतना लंबा वक्त करके किया, वरना आप 2 मिनट में भी कर सकते हो, समझा रहा था टाइम लगा। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये था रिकॉइल ऑफ दी गन वाला। ये कौन सा वाला था? रिकॉइल ऑफ दी गन वाला। मुश्किल तो नहीं है, आसान है। ये जितने मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं ना, इन्हीं में से मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स आपके मैच करेंगे। अभी बहरहाल 1 2 करवाएं। ये टेक्निक भी समझ में आ गई है। रिकॉइल ऑफ दी गन वाला सवाल आएगा तो ये वाला ठुकेगा, ये भी समझ में आ गया। और फाइनल वेलोसिटी वाला आएगा तो ये वाला आएगा। क्लियर है? एक और सवाल लिखो, ये समझ में आ गया ना रिकॉइल ऑफ द गन। क्वेश्चन लिखें, अ गन फायर्स, अ मशीन गन लिख लो, अ मशीन गन फायर्स, अ मशीन गन फायर्स 20 bullets per second। A machine gun fires 20 bullets per second। A machine gun fires 20 bullets per second। फुल स्टॉप डाल के लिखो, if the mass of bullet is 10 gram and moving with 1000 meter per second then what should be the minimum force required to hold this gun, ये तुम लोगों ने लिख लिया है सब, बैठा सकता हूं इसे। अब एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आप लोगों को, ना ये फार्मूला लगेगा ना ये फार्मूला लगेगा, यहां पे फोर्स चाहिए। यहां पे क्या चाहिए? फोर्स। जब भी फोर्स का और मोमेंटम का रिलेशन आ जाए ना, जब भी किसका रिलेशन आ जाए? फोर्स का और मोमेंटम का, तो 3 चीजें याद रखिएगा। पहली चीज याद रखिएगा कि एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम याद रखिएगा फोर्स के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। यानी फॉर्मूला जो बना वो ये बना कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक बात होगी, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ कभी चेंज ऑफ मोमेंटम बोल देना, अगर कभी क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ मोमेंटम, बस चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलती है, तो वो हमेशा याद रखिएगा इंपल्स के बराबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। इसका मतलब अगर इंपल्स निकालना है तो सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना होता है। फाइनल में से इनिशियल को माइनस क्या हो गया आंसर। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर फोर्स निकालनी है तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना होता है। अगर फोर्स निकालनी है तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालना होता है? मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का इसका मतलब फॉर्मूला एक और भी बन जाएगा, F इजिकल टू, ये देखो डेल्टा P है ना, तो ये बन जाएगा PF माइनस PI अपॉन T, तो ये बन जाएगा MVF, P इजिकल टू MV होता है,
माइनस एम वी आई अपॉन टी। सो फाइनली फोर्स का फॉर्मूला बन गया एम वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। और ये फॉर्मूला है जो यहां पे अप्लाई होगा, जिसको मैंने स्क्वायर किया है। देखो वो क्या कह रहे हैं, एक गन है, अब वो गन है, बुलेट चल रही है उसमें से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक मशीन गन है और वो मशीन गन 20 बुलेट्स निकाल रही है पर सेकंड। एक सेकंड में कितने बुलेट्स निकाल रही है, 20 बुलेट निकाल रही है। और आगे वो कहते हैं कि जनाब, आगे वो कहते हैं कि जनाब जो बुलेट का मास है वो है 10 केजी ग्राम, 10 ग्राम। साकिब बताओ 10 ग्राम है, 1000 में बताओ, अपना केजी में बताओ कितना आएगा। 0. अच्छा चलो मान लेता हूं तुम्हारी 0.1। अगर 0.1 है तो जब इसके 3 जीरो मूव करूंगा तो 1 2 3 तो 100 बन जाएगा। क्या होगा, जी हाँ 0.01 होगा। अब देखो परफेक्ट बन रहा है, एक जंप, दूसरा जंप और तीसरा जंप जो जीरो वाला जंप, तो 10 ग्राम इसके केजी के बराबर हुआ। देख के कैलकुलेशन होती है, इसमें इतनी मुश्किल होती नहीं है। अच्छा वी एफ माइनस वी आई, हमेशा याद रखिएगा कि ये वाली कैलकुलेट वो है ना, बुलेट से मतलब आप मशीन गन से गोली चला रहे हैं, तो मशीन गन में वी एफ कितना लोगे आप, सॉरी वी आई कितना लोगे आप, 0। इनिशियली तौर पे तो मशीन गन के अंदर 0 रेस्ट में होगी। और कितनी स्पीड से चल रही है गोली, 1000 से। टाइम कितना है, पर सेकेंड। पता है क्या होगा, 0.01 मल्टीप्लाई, कितनी है, अल्लाह भला करे आपका, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया, सॉल्व करो। मैं माइक चेंज करता हूँ, मेरे ख्याल से चार्जिंग एंड हो गई। यार वो कहाँ है इब्रा, इब्रा को देखा, इब्रा को, या इब्रा माइक चेंज कर दो मेरा, चार्जिंग एंड हो गई ऑलमोस्ट, बार बार बंद हो रहा है। तुमने लगाया था ना माइक चार्ज पे, और वो फिर चेंज करना पड़ेगा तुम्हें ट्रांसमीटर, वो निकाल के तुम्हें दे रहा हूँ, ट्रांसमीटर चेंज करके वो लगा दो। बेटा ये बुलेट वाला समझ में आ गया ना कि किस तरह से हमने निकाला है ये।
मैं एक और क्वेश्चन कराऊं, ये क्लियर हो गया ना, मुश्किल तो नहीं है। एक और सवाल लिखें जल्दी से। देखिए, two balls of masses 0.2 balls of masses 0.2 kg, two balls of masses 0.2 kg are moving with two balls of masses 0.2 kg are moving with velocities of x and y respectively. Velocities of x and y respectively. After perfect elastic collision, after perfect elastic collision, velocity of second ball will be, after perfect elastic collision, velocity of second ball will be, ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्ट आंसर बताओ। आंसर बताओ मुझे, आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा बता दीजिए। क्या होगा आंसर? अली भाई, तुम्हें क्या लगता है भाई? मुस्तकीम, तुम्हारा नाम भूल गया यार मैं। आप बताओ जी, तुम भी जवाब दो भाई।